हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। लास्ट लेक्चर में हमने कूलॉम्स लॉ की स्केलर फॉर्म को डिस्कस किया था। स्केलर फॉर्म के अंदर हमने 2 पॉइंट चार्जेस लिए थे और इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया था और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर था? के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर के बराबर था। यहाँ पर के क्या है? कूलॉम्स कांस्टेंट है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, जिसकी न्यूमेरिकली वैल्यू किसके बराबर होती है? वैसे इसका फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया था। अगर इस फोर्स की डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है चार्जेस के ऊपर, वो अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो कूलॉम्स लॉ की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हमें करनी पड़ेगी और उसी टॉपिक का नाम है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। जो आज हम कूलॉम्स लॉ के अंदर जो फोर्सेस डिस्कस कर रहे थे वो वेक्टर की फॉर्म में आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेस हैं, वो 2 पॉइंट चार्जेस सिमिलर भी हो सकते हैं और अनलाइक भी हो सकते हैं। यदि दोनों पॉइंट चार्जेस सिमिलर हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे और फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सिमिलर लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जो लाइनिंग ज्वाइन ऑफ लाइनिंग है इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती है, उसी लाइन के अलोंग ये दोनों फोर्स आउटवर्ड लगेंगे। यदि ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट हैं, अनलाइक हैं, एक नेगेटिव फोर्स है और दूसरा पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे? चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे के ऊपर कैसा फोर्स लगाएंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे और किस लाइन के अलोंग लगाएंगे? ज्वाइनिंग, जो इनको लाइन ज्वाइन करती है दोनों चार्जेस को, उसी लाइन के अलोंग ये फोर्सेस एग्जर्ट होंगे। तो यहाँ पर डायग्राम में आप देख रहे हैं, डायग्राम में हमने 2 चार्जेस लिए हुए हैं और दोनों चार्जेस को उनकी पोजीशन वेक्टर की फॉर्म के द्वारा रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये कोई हमने रेफरेंस पॉइंट ओ लिया, इससे हमने एक चार्ज यहाँ पर किसी पॉइंट के ऊपर चार्ज Q1 लिया और दूसरा चार्ज Q2 लिया। लेट वी एज्यूम दीज 2 चार्जेस आर सिमिलर। ये चार्जेस एक जैसे हैं, तो एक जैसे हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएंगे। जो Q1 चार्जेस है इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 से हमने डिनोट कर दिया और जो चार्जेस Q2 है इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हमने R2 से डिनोट कर दिया। अब हम यदि Q1 से Q2 की तरफ जाते हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है जिसको हम R से लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम इसको कैसे लिखेंगे? जब हम Q1 से Q2 की तरफ जाते हैं तो हमने इस डिस्टेंस R को किसके द्वारा डिनोट कर दिया? R12 के द्वारा, फ्रॉम पॉइंट 1 to 2। या फिर हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, R इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम चार्ज Q1 टू द चार्ज Q2। तो हम Q1 से Q2 की तरफ जाएंगे तो R जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसको हमने R12 से लिख दिया और सिमिलरली Q2 से Q1 की तरफ जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21 लिख दिया। ये डायग्राम अगर अच्छी प्रकार से समझ में आ गया तो आपका कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म आपको बहुत ईजी लगेगी। अब ये जो चार्जेस हैं ये सिमिलर हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इनके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो आउटवर्ड लगेगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और आउटवर्ड किस डायरेक्शन में? जो इनको लाइन ऑफ ज्वाइनिंग ये हुई और इस लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग ही इनके ऊपर फोर्स लगेगा, आउटवर्ड लगेगा। तो Q1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया F12 से। यहाँ पर F12 का मतलब क्या हुआ? फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज Q2, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज Q2। सिमिलरली इसी प्रकार Q2 के ऊपर फोर्स लगेगा आउटवर्ड इस डायरेक्शन में और इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया? F21 से। F21 का मतलब क्या हुआ? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, या फिर फोर्स ऑफ चार्ज Q2, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। तो इस प्रकार हमने फोर्स ये रिप्रेजेंट कर लिया। अब ये फोर्स हमें फाइंड आउट करने हैं पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, सिर्फ इतना ही काम हमें इसके अंदर करना है। तो इसमें नोट्स बनाएंगे, कॉपी के अंदर लिखेंगे कैसे आप? कंसिडर 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड ए डिस्टेंस R। Q1 और Q2 हैं 2 पॉइंट चार्जेस, एक डिस्टेंस R से सेपरेटेड हैं और R1 और R2 इनके पोजीशन वेक्टर हैं जो हमने रिप्रेजेंट कर रखे हैं डायग्राम में, आप इनको अच्छी प्रकार से देख रहे हैं। अब कूलॉम्स लॉ अप्लाई करने पर कूलॉम्स फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। अब Q1 के ऊपर Q2 चार्ज की वजह से एक फोर्स लगेगा और ये रिपेल करेगा और वो फोर्स हमने इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर दिया F12। हमें पता है F का मैग्नीट्यूड कितना होता है? के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। के की वैल्यू हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं यहाँ पर। तो F12
अब 1 2 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में, यहाँ पर आर स्क्वायर था लेकिन यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, पोजीशन वेक्टर के साथ साथ जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसका यूज़ करेंगे हम। देखो चार्ज Q1 के ऊपर फोर्स लग रहा है, किसके द्वारा लगाया जा रहा है, Q2 के द्वारा। तो हम Q2 से Q1 की तरफ जाएंगे, Q2 से Q1 की तरफ जाते हैं तो पोजीशन वेक्टर के जो रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो कौन सा है, R21 है। तो यहाँ पर R की जगह क्या रख देना है आपको, R21 रख देना है। R21 रख दिया तो ये हुआ फोर्स, और ये सिर्फ खाली मैग्नीट्यूड है तो इसकी डायरेक्शन को इंडिकेट कराने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने किससे, यूनिट वेक्टर R21 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये वेक्टर फॉर्म में आपके पास फोर्स आ गया F12। सिमिलरली इसी प्रकार आप लिख सकते हैं, सिमिलरली कूलोम्स फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 इज, ठीक। अब Q2 के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, किसके द्वारा लगाया गया है, Q1 के द्वारा लगाया गया है। ये जो फोर्स है इसको हमने किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, F21 के द्वारा। जो फोर्स Q2 के ऊपर लगा है उसको हमने रिप्रेजेंट किया F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया आपके पास, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर लेते थे हम स्केलर फॉर्म में, लेकिन यहाँ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के अंदर आपको क्या लेना है, Q2 के ऊपर फोर्स लगा है तो Q1 से Q2 की तरफ जा रहे हैं तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, R12। तो यहाँ पर लिख देना आपको R12 का स्क्वायर, यहाँ पर सिर्फ खाली मैग्नीट्यूड लिया है, ये मैग्नीट्यूड हुआ, और इसको वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इसको हमने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया R1। आप इसको इजी में याद रखने के लिए कि यहाँ पर F12 लिया है तो यहाँ पर R क्या आएगा, 21 आएगा। सिमिलरली इसी प्रकार यहाँ पर F21 लिया है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आ जाएगा, R12 आ जाएगा। इस प्रकार आप याद भी रख सकते हैं इसको। ये हमने इक्वेशन 1 के द्वारा रिप्रेजेंट कर दी और ये इस इक्वेशन को हमने 2 के द्वारा रिप्रेजेंट कर दी। बट एज वी नो ये जो R12 है और R21 है इनका मैग्नीट्यूड देख रहे हैं आप, मैग्नीट्यूड तो इनका सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है इनकी, ओपोजिट है। तो हम इनको इस प्रकार लिख सकते हैं R12 इज इक्वल टू R21, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ओपोजिट है तो इसका हमने माइनस साइन लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर जो इक्वेशन है इसमें ये वैल्यू पुट करने पर नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, अब ये जो R12 है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, -R21 भी लिख सकते हैं। तो ये F21 क्या बन जाएगा आपके पास, F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R12 की जगह क्या लिखना है, 21, और ये माइनस का साइन लेकिन स्क्वायर लगाएंगे तो माइनस का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यूनिट वेक्टर क्या था, R12, और यहाँ पर ये क्या लिख देंगे, R12 की जगह R21, और ये किसका आएगा, माइनस का आएगा, किसका आएगा, माइनस का। देखो यहाँ पर ये वेक्टर इस प्रकार इनका मैग्नीट्यूड इक्वल एंड ऑपोजिट है तो इसी प्रकार यूनिट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल और ऑपोजिट होगा। तो यहाँ पर ये आप यूनिट वेक्टर आप कैप से दिखा सकते हैं, यूनिट वेक्टर हमेशा किससे दिखाए जाते हैं, कैप से। और हमने इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दिया इक्वेशन 3 के द्वारा। अब आप देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 3 है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 में क्या है, F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इंटू में यूनिट वेक्टर R21 है। यहाँ पर भी यूनिट वेक्टर क्या है, R21 है, लेकिन ये जो पूरी टर्म है ये किसके बराबर है, ये पूरे का पूरा किसके बराबर है, F12 के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम आगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट, हमें क्या गेट होगा, इक्वेशन 3 किसके बराबर थी, F21 इज इक्वल टू माइनस ये इसके बराबर थी, और इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 से देखेंगे आप, ये पूरे का पूरा किसके बराबर है, F12 के बराबर है। तो इसकी जगह हम F12 पुट कर देंगे, F12। तो यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है कि जो दो फोर्सेस लग रहे हैं दोनों चार्जेस के ऊपर,
वो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 10 फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 पॉइंट चार्जेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल और ऑपोजिट है। और यहाँ पर हम साथ साथ में क्या देख रहे हैं कि फोर्स इक्वल और ऑपोजिट है, तो एक कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है, कूलोम्स लॉ, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कूलोम्स लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ये ओबे कर रहा है। ठीक है, ये आपको अच्छी प्रकार से यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कूलोम्स लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है। और ये दोनों फोर्सेस लगते हैं, ये मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या रहती है इनकी, ऑपोजिट लगती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक अच्छी प्रकार से ये समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म या पोजीशन वेक्टर फॉर्म। कूलोम्स लॉ की एक्सटेंडेड फॉर्म है ये। तो यहाँ पर हमने देखिए पीछे क्या लिखा था, ये जो क्या है, ये यूनिट वेक्टर लिखा था हमने। और जनरली आपको पता है यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं आप यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन में उसका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं इसको। तो यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड आप R21 वेक्टर का मॉडुलस कर देंगे, या फिर खाली आप इसको R21 लिख देंगे, वेक्टर अपॉन में R21। तो ये क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड हुआ। तो इस प्रकार आप कॉपी के अंदर लिख लेंगे एज वी नो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन में इट्स मैग्नीट्यूड, और फिर R21 को R21 वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, और इसको हमने लिख दिया इक्वेशन 4 के द्वारा। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे थे, इक्वेशन 1 में हमने यूनिट वेक्टर ले रखा है R21। तो ये वैल्यू जो यूनिट वेक्टर वाली वैल्यू है, ये इसके अंदर हम पुट कर देंगे। तो कैसे करेंगे आप आगे, पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या ऑब्टेन होगा, देखिए इक्वेशन 4 क्या थी, इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास, F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर इंटू में यूनिट वेक्टर R21 था, और यूनिट वेक्टर R21 की जगह आपको क्या पुट करना है, R21 वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड R21, और इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया। तो यहाँ पर आप क्या ऑब्टेन कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये जो F12 है, ये फोर्स किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R21 का क्या हो जाएगा, R21 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, और इनटू में R21, पहले यहाँ पर यूनिट वेक्टर था खाली, अब क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं R21। ठीक है, तो इसको आपको अच्छी प्रकार से नोट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर R21 यूनिट वेक्टर लिया था, सिमिलरली इसी प्रकार से R12 यूनिट वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड R12, और हमने इसको लिख दिया इक्वेशन 5 से। अब पीछे जो इक्वेशन सेकंड हमने की थी, इसके अंदर R12 है, यूनिट वेक्टर है, तो इस यूनिट वेक्टर की जगह हम ये इक्वेशन 5th इक्वेशन पुट कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे, पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या ऑब्टेन होगा, देखो F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर इनटू में यूनिट वेक्टर था यहाँ पर R12, और यूनिट वेक्टर की जगह क्या पुट करना है आपको, R12 वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर ये
मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा, अब स्क्वायर है यहाँ पर और यहाँ पर पावर 1 है, तो इनको कंबाइन करेंगे तो क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या ऑब्टेन होगा, अब 2 1 किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12 का क्यूब आ जाएगा आपके पास और इनटू में R12 वेक्टर आ जाएगा। तो इस प्रकार ये दो एक्सटेंडेड फॉर्म और आ गई आपके पास, इनको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में डिफाइन करेंगे। अब इस इक्वेशन को हमने डिफाइन कर दिया किससे, इस इक्वेशन को हमने डिफाइन कर दिया, जैसे ये इक्वेशन थी हमने 5 से इसको लिख दिया, तो इसको हमने लिख दिया 6 से। तो अब यहाँ पर पुट 6 इन 2 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर इस इक्वेशन को हमने लिख दिया किससे, इक्वेशन 7 से। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर R12 वेक्टर आपके पास आ चुका है और यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हैं R12 वेक्टर है। तो ये ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग R12 किसके बराबर होगा वो वैल्यू निकाल के आपको यहाँ पुट कर देनी है। सिमिलरली इसी प्रकार R21 आप यहाँ पर देख रहे हैं इस इक्वेशन के अंदर और R21 इस डायग्राम में भी है। तो R21 की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे इस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। जो क्लोजिंग साइड होती है वो यहाँ पर क्या देती है, रिजल्टेंट देती है। तो देखिए फ्रॉम डायग्राम, अब डायग्राम से क्या ऑब्टेन होगा हमें, देखिए डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं, जो R1 है ये R1 है, ये किसकी क्लोजिंग साइड है आप देखेंगे, और R2 है ये किसकी क्लोजिंग साइड है। इस प्रकार हम फाइंड आउट करेंगे। अब तो डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं, ये जो R1 है ये किसके बराबर है, R2 प्लस में R21। R21 क्या मतलब हुआ कि हम 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं। तो पहले इधर गए, ये एरो का निशान इस प्रकार है, फिर इधर गए और यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर हेड से हेड इस प्रकार कंसाइड कर रहे हैं, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा। तो R1 किसके बराबर होगा, फ्रॉम डायग्राम R1 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर प्लस में R21 वेक्टर। और यहाँ से हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, इस इक्वेशन में पुट करने के लिए R21 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो R21 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, R21 इज इक्वल टू, ये R2 इधर ले आएंगे हम, ठीक है, R2 इसके R1 माइनस में R2, ठीक है। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू होगी, R21 की वैल्यू आ गई। अब आप जनरली इसको याद कैसे रखोगे, R21 है तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है 1 है और इनिशियल क्या है 2 है, तो फाइनल माइनस 1 में से 2 घटा देंगे, R1 माइनस R2। लेकिन ये आया किससे है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से आया है। सिमिलरली इसी प्रकार आपके पास ये क्लोजिंग साइड दूसरी तरफ आप क्या देख रहे हैं, इसके अंदर क्या हो जाएगा, R2 किसके इक्वल हो जाएगा, R2 किसके बराबर हो जाएगा, ये R1 प्लस में R12, R1 प्लस R12। ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया हो कि R2 जो है ये क्लोजिंग साइड है किसकी, R1, इस डायरेक्शन में गए हम, फिर उसके बाद इस डायरेक्शन में गए R12 और ये क्लोजिंग साइड है। तो ये R2 किसके बराबर हो जाएगी, इन दोनों के एडिशन के बराबर हो जाएगी, R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R12। और यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, R12 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। R12 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, आपके पास R2 माइनस R1, ठीक है, ये आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब ये इक्वेशन लिख दी हमने 8 और इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने इक्वेशन 9 से। तो ऊपर देखिए इक्वेशन 5 में R21 वाली वैल्यू पुट कर देंगे और इक्वेशन 7 में R12 वाली ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये रिजल्टेंट जो आपके पास जो फोर्स है ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पर देखिए पुट इक्वेशन 8 इन 5, ये जो 5 इक्वेशन है ना, इसके अंदर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। वी गेट, हमें क्या ऑब्टेन होगा, अब 12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R21 का क्यूब है, यहाँ पर R21 का क्यूब है, लेकिन R21 की जगह क्या पुट कर देना है, R1 माइनस R2 का क्यूब हो जाएगा। और इसी प्रकार R21 की जगह, वेक्टर की जगह R1 माइनस में R2, यहाँ पर ये वेक्टर
तो ये आगे पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में क्या आ गया आपके पास, फोर्स आ गया। और सिमिलरली इसी प्रकार F21 कैसे आएगा, पुट इक्वेशन 9 इन 7, ये जो 9th इक्वेशन है ये इस 7th वाली में पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, F21 आ जाएगा। और F21 किसके बराबर आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में, यहाँ पर क्या था 7th इक्वेशन में R12 का क्यूब था ना, तो R12 की जगह अब क्या पुट करना है, R2 माइनस R1 का क्या आ जाएगा, होल क्यूब आ जाएगा, और इनटू में R2 माइनस R1 ये वेक्टर आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। देखो ये पोजीशन वेक्टर है ना, R1 और R2, इन पोजीशन वेक्टर की टर्म में क्या फाइंड आउट कर लिया हमने, फोर्स फाइंड आउट कर लिया। तो आप नीचे इसमें एक लाइन और भी लिख सकते हैं लास्ट में, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर की टर्म में ये आपके पास क्या आ गया, फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको एक कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म कूलॉम्स लॉ की कर लेनी है। तो ये बिल्कुल इजी थी। इस वीडियो को कम से कम आप 2 बार देखेंगे तो बड़ी अच्छी प्रकार से आपको ये समझ में आ जाएगा, और यहाँ तक इसको कंप्लीट करें अच्छी प्रकार से। थैंक यू क्लास, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।